नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ई वेस्ट के बारे में। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, स्टार्टिंग ए से चलेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे और हम लास्ट में डिस्पोजल तक जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है हमने, तो ध्यान से सुनना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ई वेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जब हम आजकल लैंडफिल की बात करते हैं या वेस्ट से कंटामिनेशन की बात करते हैं, वेस्ट से बीमारियों की बात करते हैं। तो इस सारे संदर्भ में जब बात होती है तो ई वेस्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण टर्म हो जाती है दोस्तों। इसका क्या वजह है? ठीक है, ई वेस्ट खतरनाक क्यों है, ई वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, सब पे बात करेंगे। बट सबसे पहले जो मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उन्होंने ई वेस्ट टर्म ही नहीं सुनी बेसिकली, तो उनको अगर बिल्कुल साधारण से शब्दों में मैं बताऊं तो जितने उपकरण, जितने हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक, जब भी ई वेस्ट की हम बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करेंगे। ठीक, दोनों की। तो अगर हम यूनिवर्सली एक डेफिनेशन की बात करें तो ई वेस्ट को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए। बट यूएनईपी ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है ई वेस्ट की। इसमें इन्होंने कहा कि भाई आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये जो ट्रिपल ई है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। डब्लू से बनेगा आपका वेस्ट, ठीक, और आपका ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो ई वेस्ट में ये सारी चीज़ आ जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम अपनी बेसिक लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपना ऑफिस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है आपका ई वेस्ट का। सबसे साधारण सा एग्जांपल लीजिए कि आज से कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले, चाइनीज़ फ़ोन का ज़माना आया था जिसमें 4-4 स्पीकर होते थे, जिसमें 3-3 सिम एक साथ चलते थे। ठीक है, पूरे इंडिया में ये चीज़ थी कि भाई ये फ़ोन है, इसमें 4 स्पीकर हैं, इसमें आपके 3 सिम चल रहे हैं, 4 सिम चल रहे हैं। इस टाइप से चाइनीज़ फ़ोन पूरा 1-1.5 साल तक या इससे भी ज़्यादा टाइम तक पूरा इनका शोर रहा। बट बेसिकली वो जो फ़ोन थे वो ई वेस्ट थे चाइना के। ठीक है, चाइना ने अपना सारा का सारा ई वेस्ट को उठाया, उसमें से उन्होंने काम की चीज़ें निकाली और एक फ़ोन बना के दे दिया। ठीक है, वो अब फ़ोन तो बन गया, अब डंप कहाँ करें? इंडिया एक बेस्ट सुटेबल प्लेस है। तो जितनी ज़्यादातर हम चीज़ें चाइनीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली चाइना का ई वेस्ट होता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डंप करना है। अगर आपका वेस्ट सेल हो रहा है मार्केट में तो अब बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप डेफिनेशन की बात करो, ये तो एग्जांपल मैंने आपको ये समझाने के लिए दिया है कि ई वेस्ट जो है वो बेसिकली कैसे जनरेट होते हैं और कैसे सेल होते हैं। बट अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप कहोगे कि भाई इसमें आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दोनों चीज़ आती हैं। ठीक है, इसीलिए से ई ट्रिपल ई कहा, सॉरी डब्लू ट्रिपल ई कहा, और बहुत ही साधारण भाषा में हमने इसको ई वेस्ट कह दिया।
और कॉमनली, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ पे जाता है कि भाई जो ई वेस्ट है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, बट नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में इन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दोनों को इंक्लूड करके अपना इसकी डेफिनेशन बनाई है। तो आई थिंक डेफिनेशन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो अगर हम ई वेस्ट का कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें 1000 से ज़्यादा आपके डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा टर्म होता है 1000। तो अब आप इसको कॉम्पोजिशन को ब्रॉडली कैसे देखोगे? तो ब्रॉडली हमने कहा कि भाई इसमें 1000 डिफरेंट सब्सटेंस हैं, कुछ हजार्डस हैं और कुछ नॉन हजार्डस हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भैया इनको और थोड़ा सा क्लासिफाई कर दो, तो हमने कहा कि भाई इसमें आपके फेरस मेटल हैं, नॉन फेरस मेटल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, प्लाईवुड है, सर्किट बोर्ड है, इसमें आपका थोड़ा सा कंक्रीट भी है, थोड़ा सा आपका सिरेमिक चीज़ें होगी, रबड़ होगी, इसमें इसमें आयरन है और स्टील है। इस टाइप से इसमें चीज़ें हैं। ठीक, तो ब्रॉडली तो हमने क्या कह दिया कि भैया इसकी कॉम्पोजिशन में 1000 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस हैं, जिनको हमने क्लासीफाई किया एज हजार्डस एंड नॉन हजार्डस कैटेगरी में। फिर उसके बाद में जो चीज़ें अभी मैंने आपको कुछ बताई हैं, ये इसमें मेन चीज़ें होती हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो जो आयरन है, आपका स्टील है, वो लगभग आपका 50%, ठीक है, 50% तक इसमें क्या है, आयरन और स्टील है। इसके बाद में लगभग 20 से 21% तक इसमें आपको प्लास्टिक मिलेगा। ठीक, इसके बाद में आपका लगभग 13% जो है वो नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल लाइक फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री वाले तो समझ सकते हैं आप, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कीमती चीज़ें भी होती हैं दोस्तों। कीमती चीज़ें लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब भी इसमें ई वेस्ट में होता है। अगर कभी किसी ने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 इसमें सिल्वर, चांदी के, सोने और इनके वो होते हैं, टांके लगे होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही साधारण सी भाषा में बोलूँ तो। और इसके अलावा ई वेस्ट में बहुत सारे डेंजरस यानी कि खतरनाक एलिमेंट भी होते हैं, लाइक लेड, ठीक है, मरकरी। मरकरी कितना डेंजरस है आप सभी को पता है, मीनामाटा डिजीज़ होती है इससे, न्यूरोटॉक्सिक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज़ होती है, आपका कैंसर कोज करता है। कैडमियम, ठीक है, क्रोमियम, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब भी ई वेस्ट में होती हैं। इसीलिए ई वेस्ट को डंप करना बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इतने सारे इसमें टॉक्सिक, डेंजरस, हजार्डस एलिमेंट हैं। अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं पे आपके वेस्ट स्ट्रीम में जाएंगे, पानी में जाएंगे, आपके चाहे सॉलिड वेस्ट डंप में जाएं, कैसे भी ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ये बात तो की हमने कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन के बाद में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट से मेरा क्या मतलब है कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपका जो ई वेस्ट है बेसिकली कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, बिल्कुल साधारण सी भाषा में कहिए। तो जैसे कि आपके घरों में बहुत सारे ऐसे उपकरण यूज़ हो रहे हैं, वहाँ से ई वेस्ट निकल सकता है।
लाइक आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब आपका ए कंपोनेंट हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसे यूज़ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ हुई आपका आईटी और टेलीकॉम। आईटी और टेलीकॉम तो बेसिकली वहाँ पे आपके सारे के सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही होते हैं वहाँ से। और आपके कंज्यूमर इक्विपमेंट, कंज्यूमर का मतलब आप पर्सनल कंप्यूटर मान लो, अपना लैपटॉप मान लो, मोबाइल मान लो, ठीक है, ये सब आपके पर्सनल उसमें आ जाएंगे। तो इन सब जो तीन चीज़ मैंने बताई, एक तो आपके घरों में होने वाले यूज़ होने वाले उपकरण, फिर आपके आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में, और उसके बाद में कंज्यूमर इक्विपमेंट जो कि एक पर्सनल बंदा अपना यूज़ करता है। अब इन तीनों कैटेगरी में हम देखें तो लगभग 26 ऐसे कॉमन कंपोनेंट हैं जो कि ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब ये 26 कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके? मेटल हो गया, कंप्रेसर हो गया, कूलिंग, प्लास्टिक, इंसुलेशन, ग्लास, एलसीडी, रबड़, आपके इलेक्ट्रिकल, कंक्रीट, ट्रांसफार्मर, ठीक है, टेक्सटाइल, सर्किट बोर्ड, हीटिंग इक्विपमेंट, ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ये तो यहाँ पे आपने ये सारे चीज़ें देख लेनी हैं जो कि ई वेस्ट के कंपोनेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि भैया ई वेस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन की बात कर ली। उसके बाद में हमने इसकी कॉम्पोजिशन की बात कर ली। कॉम्पोजिशन के बाद में हमने ई वेस्ट के कंपोनेंट्स की बात कर ली। अब कोई भी चीज़ है भाई, जब तक वो यूज़ हो रही है तब तक तो बहुत सही है। समस्या वहाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है जब वो हमारे काम की नहीं रहती। ठीक, चाहे वो आपका पुराना टीवी हो, ख़राब वॉशिंग मशीन हो, ख़राब मोबाइल फ़ोन हो, ख़राब लैपटॉप हो, ख़राब पीसी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जब तक आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को तब तक तो बहुत सही है। बट जैसे ही वो ख़राब हो गई वहीं पे समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब इसका क्या करें भाई। ठीक है, तो इसके लिए हम साधारणतः इसको डंप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, घरों में पड़े रहते हैं ऐसे ही किसी कोने में। बट अगर टेक्निकली हम देखें कि भाई हमें इसको रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, या अल्टीमेटली इसका हम क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। अगर आप इंडिया में देखो तो भारत में इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि इन शॉर्ट ई वेस्ट जो है वो बढ़ता तो जा रहा है, बट उसका रिसाइकलिंग नहीं है, उसको रीयूज़ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है कि हमें यही नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है ज़्यादातर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिवाली आई है, दिवाली पे चाइनीज़ लड़ी, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा चाइनीज़ आ जाता है। वो एक बार हमने यूज़ किया, अगली बार वो चलेगा नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसका सोर्स ऑफ जनरेशन कहाँ है ये हमें नहीं पता, कि भैया वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रहा है, नहीं पता। जब कोई क्वांटिफिकेशन ही नहीं है किसी चीज़ की। अब कोई चीज़ है, कोई कंपनी है, जैसे मान लो टाटा एक कंपनी है, वो कुछ चीज़ बना रही है, तो उसने लिस्ट आउट किया कि भाई मैं इतने लैपटॉप जो है, इतनी चीज़ें, वट एवर एक्स वाई जेड चीज़, इतनी चीज़ बना रही हूँ, इसमें ये चीज़ें हैं, और ये इसमें हजार्डस है, ये नॉन हजार्डस, पूरा का पूरा उस पर डाटा होगा। बट अगर कोई चीज़ केवल चाइना से आ गई या किसी ऐसी जगह से आ गई जिसका हमें यही नहीं पता कि भाई इसके इसमें कितना डेंजरस मटेरियल है, कितना नॉन डेंजरस मटेरियल है, कितना हजार्डस नॉन हजार्डस, कोई भी टर्म यूज़ कर लो, तो तब तक वो नहीं होगा, तो उसको रिसाइकिल करना मुश्किल होगा। तो बट फिर भी बहुत सारे रूल बने हैं, नियम बने हैं, कायदे बने हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया कि भाई नहीं, ई वेस्ट रिसाइकिल होना चाहिए, रीयूज़ होना चाहिए, और अल्टीमेटली कुछ ना हो तो डिस्पोज होना चाहिए। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात अलग से डिटेल में करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ई वेस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ई वेस्ट का जो आपका कहाँ से निकला, कौन सा उसका कॉम्पोजिशन है, क्या कंपोनेंट है,
उसके बाद में अभी इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैनेज करने में दिक्कत क्या है कि हमें यही नहीं पता कि भाई जो हमारा जो वेस्ट है वो कहाँ से आ रहा है, बेसिकली उसका क्वांटिफिकेशन नहीं है। बट फिर भी हमने क्या किया, उसको हैंडल करने के लिए एक पूरा प्रोसेस बनाया। सबसे पहले हमने कहा कि भाई हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ई वेस्ट है वो किस कैटेगरी में है। किस कैटेगरी में है मतलब वो हजारडस है या नॉन हजारडस है। अगर वो हजारडस है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी टॉक्सिक है या हजारडस है। दूसरा चीज़, पहले तो देख लिया कि हमने भाई ये चीज़ जो है हजारडस है या नॉन हजारडस है। दूसरे स्टेप में हमने उसका कंपोजिशन देखा कि भैया अगर उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो कौन कौन सी मेटल हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंपोजिशन हम उसमें चेक कर लेंगे। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि भाई अभी एग्जांपल दिया कि कोई भी इंडस्ट्री है जब वो चीज़ बनाती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, या उसको रिकॉर्ड रखना चाहिए कि वो चीज़ कब बनी। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, ज़्यादातर आपने चीज़ें देखी होंगी, उन पे एक मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। उसके बाद में कब तक वो चीज़ ख़राब हो सकती है, जैसे लगता है ना भाई 1 साल की वारंटी है। उसके बाद में उसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन के बाद में अगर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी तो क्या उसका क्या करना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, यानी कि रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, भाई हमें वापस भेज दो। इस टाइप से सारी की सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। आइडेंटिफाई पॉसिबल हजार्डस कंटेंट। ठीक है, तो हम पहले स्टेप से यही करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद में कंपोजिशन देख लिया, फिर उसमें जितने भी पॉसिबल हजार्डस कंटेंट हैं वो सब हमने आइडेंटिफाई कर लिए। चौथे स्टेप में हमने क्या देखना है कि भैया पूरा का पूरा जो ये कोई भी इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो हजारडस है या उसका कोई एक पार्ट हजारडस है। ठीक है, जैसे फ्रीज़ है, फ्रीज़ भाई पूरा का पूरा हजारडस तो है नहीं, उसका एक कंपोनेंट ही हजारडस होगा, या 2 होंगे, 10 होंगे, वट एवर। ठीक है, तो उसी को आइडेंटिफाई हमने कर लेना है कि भैया नहीं, पूरे फ्रिज में, पूरी वॉशिंग मशीन में, पूरे कंप्यूटर में, पूरे मोबाइल में, पूरे लैपटॉप में ये सब चीज़ें जो हैं वो हजारडस हैं, बाकी सब जो है नॉन हजारडस हैं। तो हमने ये सबसे पहला मेथड यही देख लिया कि उसमें वो हजारडस है या नहीं है। ठीक है, उसकी हजारडसनेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिटरमिन कर लिया। अब इसके बाद में हमने क्या किया, देख लिया पूरा का पूरा प्रोसीजर, फिर हमने उसको डिसेंबल किया, खोल लिया साधारण सी भाषा में। और उसके बाद में उसका हमने जो जो पार्ट हमें निकालने हैं, हमारे ज़रूरत के हैं, उनको हमने निकाल लिया। जैसे भाई फेरस मेटल हो गया, नॉन फेरस मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब को हमने आइडेंटिफाई कर करके वहाँ से निकालना शुरू कर दिया कि भैया जो आपका टॉक्सिक होगा उसको अलग से कर लेंगे, जो नॉन हजार्डस होगा उसको अलग से कर लेंगे। मान लिया आपकी CFC है, ठीक है, या फिर उसमें आपके PCB होंगे, या आपके मरकरी होगा उसमें, उन सबको हमने अलग कर लिया। फिर ये देख लिए कि उसमें भी वैल्यूबल चीज़ें क्या हैं। भाई उसमें केबल होगी, वो कॉपर की है, वैल्यूबल है। स्टील है, वैल्यूबल है। आयरन है, वैल्यूबल है। इसके अलावा प्रीसियस कोई कीमती चीज़ जैसे भाई सोना चांदी, ठीक है, वो सब हमने देख लिया और उनको हमने डी असेंबल कर लिया, निकालना शुरू कर दिया, सेपरेट करना शुरू कर दिया उसमें से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको जो चीज़ हमारे काम की है, भाई जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ ख़राब होगी, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया या आपका मोबाइल ख़राब हो गया तो वो बोलेगा कि अजी इसका तो बस ये जैक ख़राब है, जैक मैं बदल दूंगा। तो वो क्या करेगा, कोई पुराना फ़ोन उठा के देखेगा, उस पुराने फ़ोन में, मोबाइल में देखा कि भाई इसका जैक ठीक है, उसका जैक निकाल के आपके फ़ोन में लगा देगा। साधारण सा एग्जांपल है आपके रिसाइकलिंग का। ठीक है, तो ऐसे ही आप करेंगे कि इक्विपमेंट को देख के कौन सी चीज़ रीयूज हो सकती है, कौन सी चीज़ रिसाइकिल हो सकती है, उसको आप देख लेंगे। तो पहले स्टेप पे हमने क्या किया,
हजार्डसनेस देख ली कि कौन सा हजार्डस है, कौन सा नॉन हजार्डस है। दूसरी चीज स्टेप पे हमने क्या किया, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिकवरी। वही सारी चीज़ हमने खोल खोल ली, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद में से आज जो आपका कीमती सामान था वो निकाल लिया, जो यूज़फुल सामान था वो निकाल लिया। और अल्टीमेटली क्या बचता है, जो सामान बचा, जो बिल्कुल ना यूज़ हो सकता है, ना कहीं पे आपका रिसाइकिल हो सकता है, ना रीयूज़ हो सकता है, उसके लिए तो भाई दो ही चीज़ बचती हैं कि हमें इसको डिस्पोज करना है। डिस्पोज के दो ही तरीके हमारे पास में हैं, लैंडफिल और इंसिनरेशन। अगर हम लैंडफिल की बात करें तो ये जो तरीका है ये सबसे साधारण सा तरीका है, बट सबसे डेंजरस चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई जब हमने लैंडफिल किया तो लैंडफिल करने के बाद में जो आपके बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिक एलिमेंट भी उसमें हैं, तो वो लैंडफिल में जाएंगे। हो सकता है लीचिंग हो जाए उनकी। सपोज करो कि भाई इसमें ऐसा कोई आपका ये कहिए एलिमेंट है, लाइक कैडमियम है, मरकरी है, और आपने उसको लैंडफिल कर दिया। लैंडफिल करने के बाद में बारिश हुई, पानी भर गया, वो धीरे धीरे घुल गया, ग्राउंड वाटर में चला गया, या बहुत सारी ऐसी फ्यूम्स रिलीज होनी शुरू होगी। आपने ये भी नहीं पता कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है। इंसिनरेट करना दूसरी टेक्निक। इंसिनरेशन में फिर समस्या आ जाती है कि भाई टॉक्सिक एलिमेंट हैं उसमें, और वो अगर फ्यूम बनेंगे धुएं में के साथ में ऊपर जाएंगे, फिर वो लोगों को हेल्थ को ख़राब करेंगे। तो इसके लिए कंट्रोल्ड कंडीशन में इंसिनरेशन होना चाहिए। और आपका इसके अलावा डाइऑक्सिन फ्यूरॉन्स बहुत ही खतरनाक आपके दो केमिकल जो है रिलीज होते हैं इंसिनरेशन से, जो कि आपके इनऑर्गेनिक वेस्ट को बर्न करने पे रिलीज होंगे। प्लास्टिक को जैसे हालांकि हम रिसाइकलिंग रीयूज कर सकते हैं, बट कुछ लोग जो है उसको बर्न कर देते हैं, अगेन वो बहुत सारी डेंजरस फ्यूम निकालती है। तो कुल मिला के लैंडफिल एक और इंसिनरेशन जो है लास्ट की चीज़ है, उससे पहले हमें सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए। तो अगर हम इंडिया सिनेरियो की बात करें, इंडिया सिनेरियो में बहुत ही कम आजकल रिसाइकलिंग एंड रीयूज होता है मटेरियल। और इसका मेन वजह यह है कि जितने भी आपके रिसाइकलर हैं वो ऑथोराइज नहीं हैं, वो एट प्रेजेंट। इसीलिए वो जो सोना चांदी निकाल लेते हैं, बाकी सामान फेंक देते हैं। कंप्यूटर, पुराने लैपटॉप, उनकी केवल जो मदरबोर्ड होता है उस पे जो लगे होते हैं मेटल, उनको डिज़ोल्व कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को वो ओपन डंप कर देते हैं। इसलिए अगर आपके पास में ऑथोराइज्ड जो है रिसाइकलर होंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेके आखिर तक हमने बात की कि ई वेस्ट जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में वो डेंजरस क्यों है, और उसके बाद में हमने बात की कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, और उसका कौन कौन से कंपोनेंट उसमें हैं, कैसे आप उसको रिसाइकिल रीयूज कर सकते हो, और कैसे अल्टीमेटली आप उसको डिस्पोज कर सकते हो। ई वेस्ट की जब भी आप बात करोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें आनी चाहिए, यूज़फुल चीज़ें आनी चाहिए। आपको उसके बारे में थोड़ा सा टॉक्सिक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपके बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई ई वेस्ट होता क्या है। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस जब भी बनते हैं ना दोस्तों, ठीक, मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया, उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आएंगी। बस आपने दिमाग खुला रख के ये चीज़ देखनी चाहिए कि ई वेस्ट जो है बेसिकली किस तरीके से, जैसे मैंने भी बताया, रीयूज का, रिसाइकिल का, टॉक्सिक एलिमेंट का। सपोज करो कि भाई क्वेश्चन आपको आ गया कि ई वेस्ट इज़ डेंजरस बिकॉज इट कंटेन, ठीक है, मरकरी, लेड, ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी, तो आपके दिमाग में आने चाहिए कि भाई हाँ, इसमें मरकरी होता है, लेड होता है, इसीलिए ये टॉक्सिक है। या ये आ गया कि भाई ई वेस्ट को बर्न नहीं करना चाहिए, उससे क्या निकलते हैं, डाइऑक्सिन, फिर निकलते हैं, हंजी निकलते हैं, क्योंकि उसमें मरकरी होता है, हंजी होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं बनते यहीं से हैं। बस आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में एक माइंड मैप होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर ई वेस्ट पे कोई डाउट आपको रह जाता है तो डेफिनेटली हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।